Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine. Today we are going to start our lecture number 5 of online session. Layout of the lecture. Initially, I will give you the review of the last lecture, lecture number 4. Then we will move toward the topic of this lecture. And the topic of the lecture is reduction of order for homogeneous differential equation. Reduction of order की जब बात की जाती है, that means अगर हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका ऑर्डर रिड्यूस करना है। अगर उसका ऑर्डर 2 है तो उसे हम 1 पर लेके आएंगे, उसे हम रिडक्शन ऑफ ऑर्डर कहते हैं। कंस्ट्रक्शन of a second solution with the help of a known solution, that means के जैसे रिडक्शन ऑफ ऑर्डर और कंस्ट्रक्टिंग अ सेकंड सॉल्यूशन, ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही मेथड के दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में बेसिकली हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो हम नॉर्मली सेकंड ऑर्डर को डील करेंगे, सो सेकंड ऑर्डर लेता हूँ, तो रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू वेरिएबल। ये जो न्यू वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करने का कॉन्सेप्ट होता है, इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। ये आप लोग नॉर्मली इंटीग्रेशन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। न्यू वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करके बेसिकली आप ओरिजिनल जो एक्सप्रेशन होती है उसकी फॉर्म को इजी करके एक नई रिप्रेजेंटेशन में ले जाते हैं। इस वजह से हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशन हम पहले उसका ऑर्डर, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर रिड्यूस करेंगे, और ऑर्डर रिड्यूस करने के बाद हमारे पास जो अननोन सॉल्यूशन होगा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस होते हैं, सो एक मौजूद होगा, जो सेकंड होगा वो हम ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली आपको कंस्ट्रक्टिंग अ सेकंड सॉल्यूशन का जिक्र किया जाए या रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का जिक्र किया जाए, दोनों में आपने एक ही काम किसी हद तक करना है। Then further on we will move toward the homogeneous differential equation with constant coefficients. रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में हमारे पास कोई इस तरह की कंडीशन नहीं है कि ऑर्डर कांस्टेंट हो या वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंट हो। कांस्टेंट हो तब भी काम करेगा, वेरिएबल्स हो तब भी काम करेगा। इन बोथ द केसेस इट विल वर्क, बट later on we will discuss the homogeneous differential equation with constant coefficients. तो स्पेसिफिकली अगर कोफिशिएंट्स हमारे पास कांस्टेंट्स होते हैं तो हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम देखेंगे। एट द एंड वी विल हैव अ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो एक्सप्लेन करेगा। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद आपको आइडिया होगा कि आपको इस मेथड की कितनी समझ आई है। रिव्यू ऑफ द प्रीवियस लेक्चर में सबसे पहले हम लोगों ने सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस देखे थे। Then we studied superposition of those solutions. Superposition basically होता क्या है? Superposition का मतलब ये है कि आप solutions को sum up कैसे करते हैं, linear combination में कैसे लिखते हैं, उस तरह के principle को superposition principle हम कहते हैं। Wronskian basically आपको explain करता है कि आप solution को linearly dependent और linearly independent classification में कैसे distribute कर सकते हैं with the help of this Wronskian's method. Linear इंडिपेंडेंट सेट ऑफ सॉल्यूशंस, अगेन विद द हेल्प ऑफ Wronskians हम डिफाइन करेंगे कि हमारे सॉल्यूशंस अगर दो डिफरेंट सॉल्यूशंस आए हैं तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एक दूसरे के डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। तब हम उन्हें दो डिफरेंट सॉल्यूशन काउंट करेंगे, अदरवाइज वो डिफरेंट नहीं होंगे। फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस, अगर हमारे पास सॉल्यूशंस भी आते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं, देन वो जो सेट बनेगा उसे हम फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस कहेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस जब हमारे पास जो हायर ऑर्डर इक्वेशन होती है, जब ये नॉन होमोजीनियस होगी तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की जरूरत पड़ती है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, फिर जब जनरल सॉल्यूशन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन आ जाए तो जनरल सॉल्यूशन किस तरीके से लिखते हैं वो भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा।
Superposition principle. Initially, suppose that we have n number of solutions के हमारे पास nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो कितने, n number of solutions over the interval I of the homogeneous linear differential equation. The differential equation is a linear. linear का मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं वो वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल अपने साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि इफ वी हैव 1 to n number of solutions, if we combine all these solutions in the form of linear combination with the constant multiples, arbitrary constant multiples, तो जो नया फंक्शन जनरेट होगा that will also be the solution of that homogeneous linear differential equation. Linearly independent set of solutions, Wronskian कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता, मगर बस इतनी सी बात करता हूँ कि अगर Wronskian इज बेसिकली अ डिटर्मिनेंट, अगर वो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 ना आए, then we say that this set of solution is linearly independent. अगर हमारे पास जो सोल्यूशन आए हैं n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, सोल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट मींस द Wronskian इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो जो सेट ऑफ सॉल्यूशन होगा दैट मींस दिस सेट ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम 1 to n, सेट को नॉर्मली हम इस तरह की जिन्हें आप कर्ली ब्रैकेट से जानते हैं, कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो सेट ऑफ सॉल्यूशन होगा दिस विल बी नेम्ड एज फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस। Now come to non-homogeneous differential equations. Non-homogeneous differential equations कौन सी differential equation होती हैं? Whenever the differential equation is having a function of independent variable on the right hand side, then this differential equation will no more be a linear differential equation, then this differential equation will be a non-homogeneous differential equation. जब हम नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तब हमारे पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन एक्स्ट्रा आता है, दैट मींस हम इस नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 टाइम्स सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट, इसके होमोजेनियस पार्ट का। होमोजेनियस पार्ट का मतलब क्या होता है कि व्हेन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज विदाउट दिस जी ऑफ एक्स, इस जी ऑफ एक्स के बगैर जब डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो होमोजेनियस होगी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी कॉल्ड एज complementary function of a non-homogeneous differential equation. एक हम इसकी homogeneous part का कैलकुलेट करेंगे solution, प्लस इसके non-homogeneous part का solution कैलकुलेट करेंगे, and the total solution will be the sum of this homogeneous plus non-homogeneous solution. So the general solution of a non-homogeneous differential equation will be equals to complementary solution plus any particular solution. Now move toward the contents of the current lecture. आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ना था कि हाउ टू रिड्यूस द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक बात। सेकंड बात, वी नीड टू नो हाउ टू फाइंड अ सेकंड सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ वन सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं। इन दिस मेथड वी विल यूज ओनली अ सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन हम सेकंड ऑर्डर के लिए, ये जस्ट हम सेकंड ऑर्डर के लिए स्टडी करेंगे। दिस इक्वेशन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं is just representing a second order linear differential equation where the coefficients a2 of x, a1 of x, a0 of x are the function or could be the function of x only. इसकी कंडीशन ये है, this a2 of x जो फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट कोफिशिएंट है हायर ऑर्डर का, that must not be equals to 0. इसे इक्वल टू 0 क्यों कर रहे हैं, नॉट इक्वल टू 0 इसलिए कर रहे हैं because we have to divide it with the whole equation. ये डिवीजन का बेसिकली रूल है। और सेकेंडली, अगर ये इक्वल टू 0 आ जाए then this differential equation will no more be the differential equation of second order. So इसे नॉन जीरो हर सूरत होना ही होना है।
फर्स्ट हम क्या करेंगे कि डिवाइड दिस a2 of x विद द होल इक्वेशन। तो ये जो पार्ट बनेगा a1 के नीचे a2 of x, we will call that as p of x. This will be p of x at this point, and q of x जो a0 के नीचे जब a2 आएगा, this will be q of x. One more thing about this differential equation जो कि इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, इसकी एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये होगी, दिस p of x, ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शंस होंगे, ये भी सेट ऑफ पोलिनोमियल फंक्शंस होंगे. These functions must be the continuous functions. ये पहली फॉर्म अभी तक हमने सिंपल ये किया है कि जो हमारे पास होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको रीशेप किया है, उसे इस फॉर्म में अरेंज किया है. अब आगे हम जाके इसे दो स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट स्टेप में वी विल रिड्यूस द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. इस वक्त इसका ऑर्डर क्या है? इट कंटेन्स टू डेरिवेटिव, सो द ऑर्डर इज 2. सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि इस ऑर्डर को 2 को रिड्यूस करके हमने 1 पे लाना है, पहली बात. सेकेंड बात, हम ये सपोज करते हैं कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन is having two solution. One of the solution is y1 and the other one is y2. इस वक्त y1 given है, but y2 we have to find it out with the help of this y1. Basically ये दो मेथड, इसकी दो नाम आप कह सकते हैं. पहला कह सकते हैं reduction of order converting 2 to 1. We can also say it as finding y2 with the help of y1 और finding y1 with the help of y2, एक की मदद से दूसरे को कैलकुलेट करना. सपोज करते हैं we have y1 of x not equal to 0. y1 of x must not be equal to 0 and this solution must be in the domain. We will define a new solution y. This is basically a general solution. With the help of y1 we will define this y. Let us consider u of x. ये एक जनरल सब फंक्शन होगा. u is just a function which we have to find. Multiple with y1. अब बेसिकली हम करेंगे क्या? We have to take the first derivative of this y. इस y को मैं u डिफाइन करता हूँ कि y is a function of u and y1. जब हम y का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई का. प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या होगा? u डेरिवेटिव ऑफ y1 प्लस y1 derivative of u. Similarly, we will take the double derivative. जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा उसे फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. जो डबल डेरिवेटिव होगा उसे डबल डेरिवेटिव की जगह पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन इस वक्त y और x की फॉर्म में गिवन है, ये u और x की फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगी. जहां तक y1 की बात है, y1 is not a variable. y1 is a function which is depending on the variable x. So it means here we took a derivative of y1 y double prime. y double prime का मतलब ये होगा कि u और y1 prime दोनों के ऊपर प्रोडक्ट रूल, अगेन y1 and u prime, फिर इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल. You will get these three terms. Put all these derivatives into a differential equation. जहाँ y डबल प्राइम लिखा है वहाँ डबल प्राइम की वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ सिंगल प्राइम है वहाँ पर सिंगल प्राइम की वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ पर y की जो सब्स्टिट्यूशन हमने यूज की थी वो वैल्यूज पुट करेंगे. दिस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी कन्वर्टेड टू दिस फॉर्म.
दिस पार्ट इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वल्स टू 0 क्यों है? क्योंकि हमने ये कहा था कि y1 को हमने क्या डिफाइन किया था कि y1 इज अ सोल्यूशन। सो अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा दैट मीन्स जहां पर y लिखा है वहां पर y1 पुट करें। ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसमें y1 पुट करें, यू विल गेट द सेम आंसर जो डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड का आंसर था। सो दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल्स टू 0 और अगर इसे इक्वेशन में पुट करें तो ये 0 होता है। देन द रिमेनिंग, this is the remaining part of the differential equation and this will be equals to 0. Now we will have this as the remaining part of the differential equation. इस differential equation में हमारे पास इस वक्त दो variables हैं. One of them is u while the other one is x जिससे derivative लिया जा रहा है. जहाँ तक रही बात y1 की, y1 is not a variable. y1 is basically like this. y1 was a function of x. So it is some function of x. So itself ये कोई वेरिएबल नहीं है। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि अगर आप यहाँ पर देखें तो u डबल प्राइम, u सिंगल प्राइम, if we substitute this u single prime equals to some third variable, you can say this third variable as w. तो जो सिंगल प्राइम है वो w में शिफ्ट हो जाएगा और जो डबल प्राइम है वो फर्स्ट डेरिवेटिव में शिफ्ट हो जाएगा। बाय यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन क्या होगा कि हमारा ये जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सिंगल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में शिफ्ट हो जाएगी। नाउ वी हैव टू डू दिस सब्स्टिट्यूशन। ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो हमारे पास लास्ट स्लाइड पे आई थी एंड पे। अगर हम इसमें ये सब्स्टिट्यूशन करें कि इफ यू पुट u प्राइम इज इक्वल्स टू w, तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपली फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में शिफ्ट हो जाती है। जहाँ u डबल प्राइम लिखा है वहाँ w प्राइम आ जाएगा और जहाँ पर u प्राइम लिखा है वहाँ पर सिंपली w आ जाएगा। नाउ दिस इज नॉट अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर। सो अभी तक हमने क्या किया है, हमारे पास जब हमने अपनी प्रॉब्लम को स्टार्ट किया था प्रॉब्लम वाज इनिशियली द सेकंड ऑर्डर प्रॉब्लम, सेकंड ऑर्डर थी। इस सेकंड ऑर्डर प्रॉब्लम के अंदर हमने सब्स्टिट्यूशन यूज की और फाइनली इस वक्त जो हमारे पास प्रॉब्लम आई है वो फर्स्ट ऑर्डर प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ऑर्डर को सेकंड से फर्स्ट में रिड्यूस कर दिया है। अब सेकंड कॉन्सेप्ट को मैं साथ ही एक्सप्लेन करता हूं। हमारे पास इनिशियल गेस था y1 जो कि हम ये एज्यूम करेंगे कि आगे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर एक सोल्यूशन गिवन हो पहले से। वो जो भी सोल्यूशन गिवन होगा वी विल कॉल दैट सोल्यूशन एज y1। उस सोल्यूशन को यूज करते हुए हम y डिफाइन करेंगे। y डिफाइन करने के बाद हम फाइनली इस फॉर्म तक अप्रोच करेंगे। अब हमारा काम क्या होगा कि जब आप y डिफाइन करेंगे, y एज पर द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस फॉर्म में होगा, y विल बी इक्वल्स टू y1 plus if this one is c1 y1 and this will be equals to c2 y2। y1 हमें पता है क्या है, y2 हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, हमने जो सपोज किया था हमने y को लेट कर कर अपना सॉल्यूशन स्टार्ट किया था। सो जब भी y आएगा उसके अंदर y1 वाली टर्म अलग होगी, y और दूसरी टर्म साथ जो होगी वो एक्स्ट्रा टर्म होगी विद सम कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करें, जो रिमेनिंग पार्ट होगा दैट विल बी द सेकंड सॉल्यूशन। ये हमारे पास बेसिकली सारी थीम है जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं।
अब ये जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, इस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से मेरा टारगेट है कि मुझे y ट्रेस करना है और y इस तरीके से ट्रेस करना है कि वो इस तरह की फॉर्म में आना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बड़े सिंपल तरीके से सॉल्व की जा सकती है। इट इज सिंपली अ सेपरेबल इक्वेशन। मैंने जैसे कि पहले बताया है y1 is only a function of x, so y1 prime is again a function of x, y1 is a function of x, p क्या था, p was basically a1 by a2, दोनों x के फंक्शंस हैं। सो ये सारा हमारे पास ये जो पार्ट आ रहा है ये सारे का सारा x का पार्ट है। इट इज अ फंक्शंस कंटेनिंग डिफरेंट फंक्शंस, वो सारे के सारे फंक्शंस x पे डिपेंडेंट हैं। जब x पे डिपेंडेंट है तो हम सेपरेबल रूल अप्लाई कर सकते हैं। w को dw के नीचे ले आए और dx को इस तरह सेट कर लें। नाउ इट इज बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स, इंटीग्रेटिंग दिस विल बी natural log of w, natural log of y1, इंटीग्रल पार्ट आ जाएगा एंड c द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसे आप सेपरेबल के मेथड से करते हैं उस मेथड से कर लें, और पहले हम लोग लास्ट प्रैक्टिस में एक काम कर चुके हैं कि आप इसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मेथड से करना चाहें तो भी आप काम कर सकते हैं, जो मर्जी आप। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, ये सेपरेबल भी है, तो चाहे जिस मर्जी मेथड से करें यू विल गेट द सेम सोल्यूशन। By small simplification, by applying the rule of natural log का rule apply करें, you can write it like this. Removing the natural log, we will introduce an exponential function. अगर w को separate करना चाहें तो w will be equals to c1 e power integral y1 square divide हो जाएगा। w basically u डेरिवेटिव को हमने w कहा था, we can shift back to u। डेरिवेटिव को हम u बेसिकली ट्रेस कर रहे हैं। u क्यों ट्रेस कर रहे हैं? क्योंकि हम ढूंढ स्टार्ट से y रहे हैं। y क्या हमने सपोज किया था? हमने y को सपोज किया था y वाज इक्वल्स टू u मल्टीपल ऑफ y1, और y1 तो ऑलरेडी गिवन फंक्शन है। सो बेसिकली जब आप u को कैलकुलेट करेंगे, u जब कैलकुलेट होगा तो ऑटोमेटिकली ये टू पार्ट्स के ऊपर शिफ्टेड होगा। जब टू पार्ट्स के ऊपर शिफ्टेड होगा तो दो टर्म्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगी, एक y1 की होगी और दूसरी जो होगी वो हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन होगा। u प्राइम तक तो हम पहुंच चुके हैं, अब हम u कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें ये प्राइम को रिमूव करना पड़ेगा। सो रिमूविंग दिस प्राइम बाय विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल, u will be equals to this form। सिंपल इंटीग्रल का साइन अप्लाई कर दें इस तरफ और इस तरफ, ये प्राइम रिमूव हो जाएगा और दिस विल बी द फंक्शन ऑफ dx वेयर c2 इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब अगर मैं u को पुट करता हूं यहां पर, तो यहां पर आप देखें कि y मेरे पास दो फॉर्म्स में शिफ्ट होगा। एक ये फर्स्ट टर्म, इसके साथ ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी और ये सेकंड टर्म हो जाएगी। जो सेकंड टर्म है ये मुझे बेसिकली y1 शो करेगी और जो फर्स्ट टर्म है वहां से मैं y2 जनरेट कर सकता हूं। यहां पर वो काम किया हुआ है। दिस वॉज बेसिकली y जो इनिशियल गेस किया था। जब मैंने u जो लास्ट स्लाइड में कैलकुलेट किया है उसे सब्स्टिट्यूट किया, y1 मल्टीप्लाई होकर दोनों टर्म्स के साथ आ गया। अब अगर मैं y1 कैलकुलेट करना चाहता हूं या y2 कैलकुलेट करना चाहता हूं, देखिए जैसे आपके पास लिखा होता है y इज इक्वल्स टू a of x 1 प्लस b of x2। तो जब आप x1 की इक्वलेंट करना चाहते हैं यू कैन पुट b इक्वल्स टू 0। जब अगर आप b को 0 रखें तो y x1 के इक्वल आ जाएगा। जब आप a को 0 रखेंगे y x2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सो यहां पर y y1 की इक्वल भी है, y2 के इक्वल भी है। y1 भी सोल्यूशन है, y2 भी सोल्यूशन है। y2 बेसिकली क्या है? मैंने आपसे ये कहा था कि दो टर्म्स आएंगी, एक टर्म
y1 की होगी, दूसरी टर्म y2 की होगी। अब सेकंड वाली टर्म को देखें तो इसके अंदर सिर्फ y1 अपीयर हो रहा है। अगर y1 अपीयर हो रहा है तो ये सिर्फ y1 की टर्म को शो करेगा। फर्स्ट वाली टर्म में एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, y1 भी अपीयर हो रहा है, मगर एक प्रॉपर इंटीग्रल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक प्रॉपर फंक्शन जनरेट होगा, एक नई फॉर्म जनरेट होगी। वो जो नई फॉर्म होगी वी विल कॉल दिस न्यू फॉर्म एज y2। अब अगर मैं y2 को कैलकुलेट करना चाहता हूं, जैसे यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है, मैं y1 भी कर सकता हूँ, y2 भी कर सकता हूँ। y1 को करने का फायदा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास गिवन फंक्शन है। सो अगर मैं c1 को 0 करता हूँ तो मेरे पास y1 की इक्विवेलेंट आ जाएगा। अगर मैं c2 को 0 करता हूँ, इफ आई जस्ट लाइक, जो मैंने एग्जांपल जो आपको दी है, मैंने इसमें कहा है कि अगर आप b को 0 करते हैं और a को 1 पुट कर देते हैं तो y क्या आएगा, x1 की इक्वल डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर वो लेट किया है कि आप y2 निकालना चाहते हैं, y के इक्विवेलेंट, तो y2 c2 को 0 कर दिया, दैट मीन्स इस टर्म को एलिमिनेट कर दिया, बीच में से 0 कर दिया, और c1 ये जो 1 है इसको 1 कर दिया, ताकि जो मेरे पास रिमेनिंग फंक्शन है जस्ट वो आए, फंक्शन मेरे पास आए। जैसे ये वाला x1 आपके पास आ रहा है जो मैंने एग्जाम्पल पेश की है, इसमें हमारे पास जो रिमेनिंग पोर्शन बच जाएगा दैट विल बी y2। ठीक है, ये जो c1 है ये y2 का हिस्सा नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पर ये जो x1 मैंने लिखा है उसी तरह यहाँ पर ये y2 आएगा। सो y2 का जो फंक्शन बनता है, दिस वन इज बेसिकली वैल्यू ऑफ y2। अब मेरे पास दो फंक्शंस हो चुके हैं, y1 एंड y2। अब मुझे ये नहीं पता कि ये दोनों फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस हैं या नहीं, एज पर द लास्ट लेक्चर। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं देन दे कंबाइन टू फॉर्म अ फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस नहीं बना सकते। तो वो कैसे चेक किया जाता है, वो चेक करने के लिए हम रॉन्स्कियंस की हेल्प लेते हैं। रॉन्स्कियंस एक डिटर्मिनेंट होता है, y1 y1 prime, y2 y2 prime। if the determinant is equals to 0 तो ये linearly dependent है, if the determinant is not equals to 0 then they are linearly independent। यहाँ पर अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो फॉर्म गिवन है इसको ओपन करें तो यू विल गेट दिस आंसर, दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल इज नेवर इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। it means this Wronskians is not equal to 0, so y1 and y2 form a set of are linearly independent, hence they combine to form a set of fundamental solution. Set of fundamental solution can be combined in the form of a linear combination to form a new solution. So if it is a set of fundamental solution, we can find this as a new solution of that second order differential equation जहां से हम start हुए थे और ये उसका final conclusion है। बेसिकली अब यहाँ पर हमने किया क्या है कि हमने ये जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसको फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट किया है। फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करने के बाद हमने वो अननोन सॉल्यूशन कैलकुलेट किया है विद द हेल्प ऑफ अ नॉन सॉल्यूशन। तो ये पूरा पैटर्न है जिसको आप दोनों वे में कन्वर्ट यूज कर सकते हैं। इसका नाम हम ये भी रख सकते हैं रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, इसका नाम हम ये भी रख सकते हैं फाइंडिंग एन अननोन सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ नॉन सॉल्यूशन। Now moving toward the first example of reduction of order or finding the second solution. First example says the given solution is y1 equals to x square and the differential equation is x square y double prime minus 3xy prime plus 4y। जो मेथड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट मेथड वी विल कंस्ट्रक्ट y क्या कंस्ट्रक्ट किया था, y was equals to u into y1। ये हमने कंस्ट्रक्ट किया था, ये सब्स्टिट्यूट किया था। जो कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन है वो u और
x की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई थी। where y1 is depending on the variable x, so y1 itself कुछ नहीं है, एक x का फंक्शन होता है, जो ऑलरेडी पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो ये सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे और सारी डिफरेंशियल इक्वेशन u और x की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इस वक्त जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो y और x की फॉर्म में है, ये u और x की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। This is the given solution, the differential equation. This differential equation can also be written like this one. जैसे कि लास्ट में जो मेथड हमने स्टडी किया था उसमें हमने ये कहा था कि जब हम a2 को डिवाइड करेंगे, दिस पार्ट विल बी नेम्ड एज p एंड दिस पार्ट विल बी नेम्ड एज q. With the help of the same procedure, मैं अगर आपको ये y2 की डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन माइंड में नहीं है, अगर आप इसे मेमोराइज नहीं करना चाहते, तो आपको सारी सब्स्टिट्यूशन दोबारा यूज करनी पड़ेगी। सब्स्टिट्यूशन क्या थी? सब्स्टिट्यूशन ये थी कि कंस्ट्रक्ट y इज इक्वल्स टू u इंटू y1। सारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस वक्त x और y की फॉर्म में है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन u और x की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन u और x की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, देन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस u in the form of u prime equals to w. जब आप ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे w की फॉर्म में, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन इस वक्त u की फॉर्म में है, ये शिफ्ट हो जाएगी w और x की फॉर्म में। ये जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब ये u और x में जाएगी तो भी ये सेकंड ऑर्डर में रहेगी। जब ये w की फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगी, देन इट इज नो मोर इन द सेकंड ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। सो विद द हेल्प ऑफ w वी कैन कंस्ट्रक्ट y2। ये सारा ओवरऑल जो पैटर्न था लास्ट स्लाइड पे हम लोग ये देख के आए हैं। इसी पैटर्न के थ्रू जो आप y2 कैलकुलेट करेंगे, उसका एक फार्मूला आपने जो डेवलप किया था, यहाँ पर हम उस फार्मूले को डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हियर y2 इज इक्वल्स टू y1, विद द हेल्प ऑफ y1 वी कैन कंस्ट्रक्ट y2। यहाँ पर y1 लिखा है, y1 की वैल्यू पुट कर दें, जहाँ p लिखा है वहाँ p की वैल्यू पुट कर दें। अगेन यू विल हैव एन इंटीग्रल जो y2 को रिप्रेजेंट करेगा, पुट द वैल्यूज इन दैट इंटीग्रल और सिंपल इंटीग्रेट करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y2। p d of x, where the value of p is 3 by x and this 1 by x can be converted into natural log. Natural log और e इसके बारे में आपको पता है, when you have a function natural log into power e power natural log of x, you know that natural log और exponents एक दूसरे का inverse होंगे, so it can be written as x। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए e natural log of x cube can be written as x cube। x cube को सॉल्व करें तो x cube by x 4 कैंसलिंग के बाद you will get 1 by x, x square at its place। 1 by x जब भी इंटीग्रेट होता है विद रिस्पेक्ट टू x, किसी भी फंक्शन का जब डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होता है, it is converted into form of natural log। So we have constructed y2 a new function। अब y2, ये बात तो हमें पता चल गई कि y2 सॉल्यूशन है या y2 हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब देखते हैं the general solution, which can be written as y equals to a linear combination of y1 and y2, where this c1 and c2 these are the constants जो सिंपल सॉल्यूशन के साथ मल्टीप्लाई होकर आते हैं। अगर हमारे पास इनिशियल कंडीशन गिवन होती तो वी कैन फाइंड दिस c1 एंड c2। अभी इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं है, सो हमारा टारगेट होगा कि जनरल सॉल्यूशन को कैलकुलेट करें।
अगर आप फिर भी कंफर्म करना चाहते हैं, जो कि हम लास्ट स्लाइड इसके मेथड में ये कंफर्म कर चुके हैं कि जो y2 इस पैटर्न से कैलकुलेट होगा वो और y1 जो ऑलरेडी पहले से गिवन है, ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। मगर फिर भी आप कैलकुलेट करना चाहें, जस्ट कंस्ट्रक्ट अ Wronskian। Wronskian क्या था? y1 प्राइम y2 लास्ट जो मेथड हमने डेवलप किया है वहां पर तो हमने इसके बेसिक फार्मूला को यूज किया था ना। इस वक्त हमारे पास y2 डेवलप हो चुका है, y2 इन द फॉर्म ऑफ अ फंक्शन कंप्लीट आ चुका है, क्लोज फंक्शन की फॉर्म में आ चुका है। सो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ y2 इनटू इट, दिस इज y2, टेक द डेरिवेटिव। और जो एल्गोरिदम हमने डिफाइन किया था उसमें हमने ये कहा था कि ये हर सूरत नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ये बेसिकली हमारे पास Wronskian की रिप्रेजेंटेशन है। Now move toward the second example. Second example ये कहती है कि we are having a solution y1 in the terms of a trigonometric function sin of x by square root of x. The differential equation, this is the differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशन इस वक्त दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक वेरिएबल है y while the second variable is x. y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इक्वेशन इज a second order differential equation on 0 to pi find a second solution of the equation. The basic target is not to reduce the order, the basic target is to find the second solution. Second solution means y2 find out करना है। प्रोसीड करते हैं उन्हीं स्टेप्स पे जिस पे हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व की है। y2 ऑलरेडी जो इसका फॉर्मूला डेवलप कर चुके हैं हम लोग, उसी फॉर्मूला को यूज करते हैं। y2 इज इक्वल टू y1 इंटेग्रल e पावर माइनस p dx y1 स्क्वायर। p क्या होगा? p हमने ये कहा था कि वेन एवर दिस कोफिशिएंट ऑफ y2 इज डिवाइडेड विद द होल टर्म, जो y1 के साथ y के फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ टर्म आएगी दैट विल बी नेम्ड एज p. p is 1 by x. Put the value 1 by x. सिंपल इंटीग्रेट करेंगे, ये e पावर माइनस नेचुरल लॉग x बनेगा। अगेन नेचुरल लॉग एक्सपोनेंट डील होने के बाद वी विल गेट x. After solving this x with sin square x, simple method of integration, बाकी फंक्शन you will get this y2. Wronskian के बारे में अगर क्वेश्चन कहता है तो कर देंगे, अगर नहीं कहता so क्वेश्चन की डिमांड थी फाइंड y2 कैलकुलेट हो गया। नाउ वी जस्ट हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का लिखने का पैटर्न क्या होता है? c1 इंटू y1 c2 इंटू y2, ये जनरल सॉल्यूशन के लिखने का पैटर्न है। वन मोर example is basically in this example we are dealing with the concept of reduction of order. क्वेश्चन की डिमांड इस वक्त y2 कैलकुलेट करना नहीं है, क्वेश्चन की डिमांड इस जगह पर होगी हाउ टू रिड्यूस द ऑर्डर ऑफ अ differential equation with the help of one given solution. That given solution must not be equal to 0. Again वही सारी properties, a2 must not be 0, we must have y1, ये solution given होगा, इसको यूज करेंगे और ऑर्डर को रिड्यूस करेंगे। Example, a simple differential equation. The differential equation is of second order. The differential equation is depending on the variables y and x, where this x is an independent variable while the y is a dependent variable. The given solution is y1 equals to e power x. क्वेश्चन के अंदर x गिवन नहीं है, मगर यकीनी बात है कि y डिपेंडेंट है, तो देयर इज वन मोर वेरिएबल, वो जो दूसरा जो भी वेरिएबल होगा वो इंडिपेंडेंट होगा।
यहाँ से तो मुझे नहीं आइडिया हुआ कि वो दूसरा कौन सा है, मगर पैटर्न के ऊपर हम x x x लेते आ रहे हैं, सो वो दूसरा x ही होगा, सो इसलिए लिया। सेकेंडली y1 में x गिवन था, इसका मतलब है y और x से दो ऑप्शंस हैं। आपके पास अगर दूसरा गिवन ना हो तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मेथड वाज रिडक्शन ऑफ ऑर्डर क्या कहता है कि फर्स्ट कंस्ट्रक्ट अ y कंस्ट्रक्ट करते थे विद द हेल्प ऑफ y1, और वो ये था u इंटू y1। y1 इज बेसिकली अ सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर y1 उसका सोल्यूशन है तो जब y1 को इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे इट विल सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉलो करते हैं पैटर्न को। y टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह पे पुट करें। टेक द सेकंड डेरिवेटिव, पुट एट द प्लेस ऑफ सेकंड डेरिवेटिव। टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, टेकिंग सेकंड डेरिवेटिव। जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, you have two function, one is u while the second one is e power x. We will apply the product rule. First second का derivative, second the derivative of first function. Again जब डबल डेरिवेटिव लेंगे, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, इसके ऊपर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। यहाँ से दो टर्म्स आएंगी, दो टर्म्स यहाँ से आएंगी, टोटल 4 टर्म्स हो जाएंगी। ये होगी 1, ये होगी 2, 3 एंड दिस वन इज 4। बेसिकली दो टर्म्स ऐड हुई हैं, तो यहाँ पर 2 इस वजह से आया है। y1 y डबल प्राइम को यहाँ पुट कर दें, जो y लेट किया था उसे y की जगह पे प्लेस कर देंगे। We will have this as a differential equation. After this substitution, जो एल्गोरिथम था वो ये कहता था कि by using this substitution आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी u और x की फॉर्म में। एक न्यू वेरिएबल जनरेट हो जाएगा बीच में, जिसे u कहते हैं। u को बाद में आपने सब्स्टिट्यूट करना है इन टर्म्स ऑफ w। ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन u और x की फॉर्म में है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी w और x की फॉर्म में। Hence, this second order differential equation is converted to first order differential equation with the help of the substitutions. इस वक्त हम जिस स्टेप पे पहुंचे हैं वो ये वाला स्टेप है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो u और x की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि w को रिप्लेस करना है u प्राइम से। We replaced w with the help of u प्राइम। फिर यहाँ पर u डबल प्राइम लिखा था, वहां पर ये वैल्यूज पुट कर देंगे। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो w और x की फॉर्म में जनरेट हो गई है। ये सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसे आप सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन कहना चाहें तो सेपरेबल है, इसे आप लीनियर कहना चाहें तो लीनियर है। मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को d बाई डी एक्स के फॉर्म में लिख के शो करने की कोशिश करता हूँ। राइटिंग विल नॉट बी वेरी स्मूथ, मगर फिर भी आई होप सो कि आपको समझ आ जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इट इज अ फंक्शन ऑफ x एंड w, जिसे हम y प्राइम कहते हैं, वो dw बाई डी एक्स होगा, प्लस 2w इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है। इट इज डिपेंडिंग ऑन द वेरिएबल w एंड एज वेल ऑन x। इन दोनों को हम सेपरेबल के मेथड से करना चाहें वैसे कर सकते हैं, इसे लीनियर इक्वेशन कहना चाहें तो ये लीनियर भी है। वैसे हम इस इक्वेशन को बजाय सेपरेबल करने के हमने लीनियर से सॉल्व किया है, तो हम लीनियर से ही सॉल्व करते हैं दोबारा। आप सेपरेबल से करना चाहें, यू विल गेट द सेम आंसर, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब टारगेट क्या है? टारगेट इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ w को फाइंड करके वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ u को फाइंड करेंगे और फाइनली अपने टारगेट की तरफ मूव कर जाएंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे लेते थे? ये हमारे पास बेसिकली दिस वन इज द p फैक्टर। ये वो फैक्टर था जो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर देता है। इसे आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लिया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब भी आ जाए पूरी इक्वेशन से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, फाइनली क्लोज करके आप अपना सोल्यूशन लिख लेते हैं।
W will be equals to C1 e power minus 2x. W itself is depending on u prime. So अब ये प्राइम खत्म करेंगे तो u आएगा. प्राइम खत्म करने का एक ही आसान तरीका होता है, यू हैव टू टेक द इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू, और प्राइम जितने भी यहाँ पर डेरिवेटिव्स आ रहे हैं वो सब विद रिस्पेक्ट टू x आ रहे हैं. आप डिपेंडेंट वेरिएबल को रीशिफ्ट कर रहे हैं, y को u में कन्वर्ट किया, u को w में कन्वर्ट किया, मगर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो x था, वो फ्रॉम द स्टार्ट x था, फ्रॉम द टिल द एंड वो x ही होगा, उसको रीशेप आपने नहीं किया. सो u prime integrating with respect to x, it will be in the form of u, ये आपके पास u आ जाएगा. Originally you were trying to find y ये आपने लेट किया था, put the value of u, जो आपने u फाइंड किया है वो पुट करें, e पावर x से मल्टीप्लाई होगा, फाइनली you will get the function of y. Now e पावर x वाली जो टर्म है ये y1 वाला सॉल्यूशन था, while this part gives you the y2. इस पार्ट को अगर आपने ट्रेस करना है, सो y1 को जीरो करें, यू विल फाइंड y2. y1 को जीरो करें और c2 को जीरो करें, c1 को 1 एडजस्ट करें, यू विल गेट y इक्वल्स टू y2. अब जब y2 हमारे पास आ जाता है, अब वी डोंट नो दिस y2 इज अ सॉल्यूशन और इज अ डिफरेंट सॉल्यूशन और नॉट, ये लीनियरली डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है y1 के साथ, ये नहीं पता. सो वी हैव टू चेक द रॉन्स्कियन चेक करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इट इज लीनियर नॉट इक्वल टू जीरो, हेंस इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो एज पर आवर स्टडी ये फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन बनाएगा, फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस बनाता है. फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन में टोटल दो फंक्शंस होंगे, एक y1 है, दूसरा y2 है, एंड फाइनली the general solution can be represented as the linear combination of y1 as well as y2. Some practice problems. Simply x square, 2x and 6. हमारे पास सिंपल सी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसके अंदर आप को इनिशियल कंडीशन भी गिवन है. सॉरी, दिस इज नॉट द इनिशियल कंडीशन. इसमें आपको इनिशियल सॉल्यूशन भी गिवन है, उस इनिशियल सॉल्यूशन को यूज करेंगे और अपने y2 की तरफ मूव करेंगे. इसमें रिडक्शन ऑफ ऑर्डर भी फॉलो कर सकते हैं और सेकंड मेथड y2 जिसमें डायरेक्ट कैलकुलेट किया था वो भी कर सकते हैं. सो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप थ्रू रिडक्शन ऑफ ऑर्डर प्रॉपर मेथड के साथ करें. y2 का फॉर्मूला रिवाइज करने की या याद करने की ज़रूरत नहीं है. वैसे तो आपके पास अगर ऑनलाइन सेटअप पे एग्ज़ाम भी होता है तो वो ओपन बुक ही हुआ है फेज़ 1 में. आई होप सो कि अगर फेज़ 2 में एग्ज़ाम होता है तो वो ओपन बुक ही होगा है. सो फार्मूला मेमोराइज करने का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, आपने जस्ट उस फार्मूला को यूज़ करना सीखना है. सो बेटर टू यूज़ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर कंप्लीट मेथड, जिसमें आप पहले y लेट करेंगे u इंटू y1, y लेट करने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन को u में कन्वर्ट करें, u में कन्वर्ट करने के बाद w को बीच में लाएं, w को लाने के बाद फिर आप अगेन y2 ट्रेस आउट करें, y2 ट्रेस करने के बाद रॉन्स्कियन कंफर्म करें, फिर आपको कंफर्म हो जाएगा कि जो जनरल सॉल्यूशन जो सेकंड सॉल्यूशन आया है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है. अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है देन राइट द जनरल सॉल्यूशन. अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, यू कैन नॉट राइट द जनरल सॉल्यूशन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू सॉल्यूशंस. सो ये 4-5 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें. कोई प्रॉब्लम होता है वो इंशाल्लाह हम लोग ऑनलाइन सेशन में डिस्कस कर लेंगे. थैंक यू वेरी मच. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.